ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो अपने एडवेंचर के लिए ऑस्ट्रेलिया के सुनसान रेगिस्तान में ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनका ये ट्रिप उनके जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। लेकिन फिर आखिर इस सुनसान रेगिस्तान में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन कपल वेड और लीसा को देखते हैं जो अपने कुछ बेहतरीन पलों को एंजॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक लंबे ट्रिप पर आए हुए हैं। वीड के दिल में लीसा के लिए बहुत ज्यादा प्यार है और वो इस ट्रिप को उनके रिश्ते का सबसे यादगार पल बनाना चाहता है। काफी हिम्मत जुटाकर और एक सही मौका देखकर वेड लीसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन लीसा इस प्रपोजल से साफ साफ मना कर देती है। लीसा उसे समझाती है कि वो वेड से बहुत प्यार तो करती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। लीसा का ये सीधा सा जवाब सुनकर वेड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था वो उसे इस तरह अचानक मना कर देगी। वो एकदम से शांत और उदास हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि वेड लीसा के साथ इस ट्रिप पर काफी दूर आ चुका था और यहाँ से अचानक वापस लौटने का उनके पास कोई तुरंत ऑप्शन नहीं था, इसलिए वेड अपने टूटे हुए दिल और उदासी के साथ ही इस ट्रिप को कंटिन्यू रखने का फैसला करता है। इसके बाद लीसा और वेड अपनी आगे की जर्नी के लिए एक कार को रेंट पर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर वीड बहुत ज्यादा अपसेट रहता है और खामोशी से कार को ड्राइव करता रहता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद जब ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर पहुंचते हैं तो वेड को इतना ज्यादा अपसेट और उदास देखकर लीसा को भी अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। लीसा उसके पास जाती है और वो वेड से कहती है कि क्यों ना हम अपनी पुरानी सभी बातों और टेंशन को भुलाकर इस पल को और इस खूबसूरत बीच की शांति को एंजॉय करें। वेड भी मन ही मन लीसा की खुशी ही चाहता था, इसीलिए वो लीसा की बात मान जाता है। इसके बाद वो दोनों समंदर के ठंडे और नीले पानी में स्विमिंग करने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन इसी स्विमिंग के दौरान समंदर के अंदर तैरती हुई एक खतरनाक जेलीफिश अचानक वेड के पैरों से टकरा जाती है और उसे बहुत जोर से डंक मारकर बुरी तरह से जख्मी कर देती है। जेलीफिश का डंक लगते ही वेड को अपने पैर में एक बहुत ही भयानक और तेज दर्द महसूस होता है और तुरंत समंदर के पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके पैर पर एक लाल रंग का गहरा निशान बन गया था। लेकिन कुछ समय आराम करने के बाद जब वेड का वो तेज दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो उस पैर के जख्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगली सुबह लीसा वेड से कहती है कि क्यों ना हम किसी एक ऐसी नई जगह पर चलें जिसके लिए हमने पहले से कोई प्लान नहीं किया था। पहले तो वेड किसी भी अनजान और नई जगह जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने प्लान के मुताबिक ही चलना चाहता था और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब लीसा वेड से बार बार रिक्वेस्ट करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है तो वेड आखिरकार उसके प्यार के आगे झुक जाता है और इस नए सफर के लिए राजी हो जाता है। अब वेड जब अपने जीपीएस की मदद से लीसा के द्वारा बताई गई उस नई जगह का लोकेशन पता करता है तो उसे देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो जगह उनकी मौजूदा लोकेशन से लगभग 32 घंटे की दूरी पर थी। ये एक बहुत ही लंबा सफर होने वाला था, लेकिन क्योंकि वो फैसला कर चुके थे इसलिए अगली सुबह वो दोनों अपनी कार से पूरे जोश के साथ उस नई जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद जब वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही सुनसान और रेगिस्तानी इलाके में प्रवेश करते हैं तो अचानक से उनके सेल फोन का नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है। चारों तरफ सिर्फ लाल रेत, सूखी झाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। वीड को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक रेगिस्तानी इलाके से सफर करना उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि इस रेगिस्तानी और पूरी तरह से बंजर इलाके में इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता है। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो उसे मदद मिलना लगभग नामुमकिन होता है। लंबा सफर तय करने के बाद रात होने पर वीड और लीसा आराम करने के लिए रास्ते में एक छोटे से मोटेल में रुकते हैं। वहाँ वो रात भर अच्छी नींद लेते हैं और अगली सुबह पूरी एनर्जी के साथ वो दोनों एक बार फिर से अपने इस लंबे सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनका जीपीएस अचानक से एक शॉर्टकट रास्ते को शो करने लगता है और वेड को मेन रास्ते से हटकर एक टर्न लेने का सिग्नल बार बार दिखाने लगता है। अब क्योंकि वेड काफी घंटों से लगातार कार ड्राइव करके थक चुका था इसलिए वो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे जीपीएस के बताए गए उस नए और अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो सड़क धीरे धीरे खत्म होने लगती है और रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब शुरू हो जाता है। इसके बाद जब जीपीएस एक बार फिर से एक नया टर्न लेने के लिए बोलता है तो वेड को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह से अपना सही रास्ता भटक चुके हैं और
किसी गलत दिशा में आ गए हैं, लेकिन अब वो दोनों अपनी मंजिल और मेन सड़क से काफी दूर इस सुनसान रास्ते पर आ चुके थे। यहाँ से वापस मुड़कर जाने का सीधा सा मतलब था कि उनका आज का पूरा दिन और काफी सारा फ्यूल ऐसे ही बर्बाद हो जाता। वेड और लीसा आपस में काफी देर तक इस बात पर चर्चा करते हैं और फिर वो इसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर ये रास्ता किसी मेन सड़क या हाईवे से मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इस अनजान और खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ और दूर आगे बढ़ने पर जीपीएस अचानक से वीड को बार बार यू टर्न लेने का सिग्नल देने लगता है। उसे जीपीएस पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो झल्लाते हुए कार को जोर से ब्रेक मारकर रोकता है और तुरंत बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे देखकर बहुत निराशा होती है कि दूर दूर तक किसी भी पब्लिक स्पॉट, घर या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और भयानक सन्नाटा था। अब एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। वेड की कार का फ्यूल भी अब लगभग खत्म होने वाला था। इसलिए अगर वेड अब बचे हुए थोड़े से फ्यूल में कार को सही डायरेक्शन में नहीं चलाएगा तो वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के इस विशालकाय और जानलेवा रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसलिए वेड सामने दिख रही एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर जाकर आसपास के इलाके को देखने का डिसाइड करता है, ताकि अगर आसपास कोई पब्लिक स्पॉट या सड़क हो तो उसे ऊपर से साफ साफ पता चल जाए। इसके बाद वेड लीसा को अपने साथ लेकर उस ऊंची पहाड़ी की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। वेड को दूर से लग रहा था कि वो लीसा के साथ जिस पहाड़ी की तरफ जा रहा है वो बस थोड़ी ही दूरी पर है और वो लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये वेड की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि रेगिस्तान में दूरियां अक्सर धोखा देती हैं। वो पहाड़ी वेड और लीसा से काफी ज्यादा दूरी पर थी। उस पहाड़ी तक पैदल चलकर पहुंचने में ही इन्हें पूरी शाम हो जाती है और सूरज ढलने लगता है। ऊपर से देखने पर भी उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता या बस्ती नजर नहीं आती है। निराशा हाथ लगने के बाद वो दोनों वापस से अपनी कार की तरफ नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तानी इलाके में रात के वक्त ऐसे खुले में रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ कई तरह के जहरीले जानवर और जंगली जीव घूमते रहते हैं। वेड और लीसा को पहाड़ी से वापस आते आते पूरी तरह से रात हो जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस घने अंधेरे में ही अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी देर तक और हर तरफ कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें अपनी कार कहीं भी नहीं मिलती है। दरअसल चारों तरफ एक जैसा अंधेरा और एक जैसा रेगिस्तान होने की वजह से वेड और लीसा उस जगह का रास्ता भी पूरी तरह भटक जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी कार को रोका था। अब जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है वैसे वैसे रेगिस्तान की जमा देने वाली ठंड भी तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों हार मानकर एक जगह पर रुककर ही आज की रात बिताने का डिसाइड करते हैं। ठंड से बचने के लिए वो एक दूसरे के करीब सिकुड़ कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें वेड के चेहरे पर पड़ती हैं और वो उठता है तो वो देखता है कि उसके पैर पर जिस जगह उस जेलीफिश ने डंक मारा था उस जगह का घाव अब इन्फेक्शन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस इन्फेक्शन की वजह से वेड को अब चलने में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुके रहे तो उनकी जान जा सकती है। इसलिए वो किसी तरह अपने उस भयानक दर्द को बर्दाश्त करता है और वो दोनों एक बार फिर से अपनी कार को ढूंढने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। वो पूरा दिन चिलचिलाती धूप और गर्म रेत पर अपनी कार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पूरे दिन की इस कड़ी मेहनत के बावजूद भी इन्हें अपनी कार नहीं मिलती है और देखते ही देखते एक बार फिर से शाम हो जाती है। वेड और लीसा ने आज पूरे दिन ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी की एक बूंद पी थी। इस भयानक गर्मी और प्यास की वजह से उन दोनों की हालत अब बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो जाती है। रात होने पर वेड और लीसा एक सुरक्षित सी जगह देखकर वहीं पर जमीन पर सोकर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। थकान की वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन जब लीसा गहरी नींद में सो रही होती है तो इसी दौरान इस डेजर्ट में पाया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला बिच्छू उसे डंक मार देता है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि गहरी नींद और थकावट की वजह से लीसा को इस डंक का जरा भी एहसास नहीं होता है और वो सोती रहती है। अगली सुबह जब वेड की नींद खुलती है तो वो हमेशा की तरह लीसा को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी देर तक आवाज देने और हिलाने के बावजूद भी लीसा अपनी नींद से नहीं जागती है। जब वेड थोड़ा पास जाकर और ध्यान से लीसा के चेहरे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि लीसा के होंठ पूरी तरह से नीले और काले पड़ गए हैं और लीसा इस समय एक बहुत ही गहरी बेहोशी की हालत में है। लीसा की ये भयानक हालत देखकर वेड अंदर तक पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रात भर में लीसा को क्या हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और लीसा को अपने कंधों पर उठाकर किसी भी तरह अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वेड के पैर का घाव अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इन्फेक्शन की वजह से वो पहले से ही काफी ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन उसने खुद पिछले 2 दिनों से कुछ
कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसकी बची खुची एनर्जी भी अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द ही बेहोश होकर लीसा के साथ ही गर्म रेत पर नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद जब वेड के ऊपर आसमान से एक प्लेन के उड़ने की तेज आवाज आती है तो उस आवाज से वेड की अचानक नींद खुल जाती है। वेड अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और आसमान में उड़ रहे उस प्लेन की तरफ हाथ हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था और पायलट नीचे रेगिस्तान में गिरे हुए वेड को नहीं देख पाता है। अपनी आंखों के सामने से अपनी आखिरी उम्मीद को ऐसे जाते हुए देखकर वेड बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। इसके बाद वेड आसपास पड़े हुए छोटे छोटे काले पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो उन पत्थरों की मदद से रेगिस्तान की रेत पर एक बहुत ही बड़ा सा SOS लिख देता है, ताकि अगली बार जब वहाँ के आसमान से कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन गुजरे तो वो इस SOS के निशान को आसानी से देखकर रुक जाए और वेड और लीसा को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। 2 दिनों से ना कुछ खाने और ना पानी पीने की वजह से वेड की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था और उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है। बचने का कोई और रास्ता ना देखकर वो अपना ही यूरिन पीने का डिसाइड करता है, ताकि किसी तरह इस बीहड़ रेगिस्तान में कुछ और समय तक सरवाइव कर सके। इसके बाद वीड अपने यूराइन को कलेक्ट करने के लिए कोई खाली बोतल या चीज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने पीछे रेत पर पत्थरों से निशान भी बनाता जाता है, ताकि जब वो वापस लौटे तो रास्ता भटकने के बजाय वापस आसानी से लीसा को ढूंढ सके। वीड के वहाँ से जाने के कुछ ही देर बाद लीसा भी अपनी बेहोशी से बाहर आ जाती है और उसे होश आ जाता है, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उस जहरीले बिच्छू के डंक की वजह से उसके एक हाथ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। अपनी ये हालत देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और घबराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक रेगिस्तान में खोजने के बाद वेड को आखिरकार अपना वो बैग मिल ही जाता है जो वो पहले दिन कहीं भूल गए थे। उस बैग में उसे एक खाली पानी की बोतल मिल जाती है, जिसके बाद वो उस बोतल में अपने यूराइन को कलेक्ट करके उसे बिना कुछ सोचे पी लेता है, ताकि कम से कम वो इस जानलेवा रेगिस्तान में थोड़ी और देर तक जिंदा तो रह सके। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं, जो होश में आने के बाद वेड को जोर जोर से आवाज देकर बुला रही थी। कुछ समय बाद शाम होने लगती है और लीसा को दूर से खतरनाक भेड़ियों के चिल्लाने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर लीसा पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से उठकर आगे बढ़ जाती है जिस जगह पर वेड उसे सुरक्षित छोड़कर गया था। जब वेड अपना बैग लेकर वापस लौटता है तो उसे वापस उस जगह तक आने में पूरी रात हो जाती है, और जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो लीसा को बेहोशी की हालत में छोड़कर गया था, तो वहां पर लीसा को ना पाकर वेड पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो घबराहट में जोर जोर से चिल्लाकर लीसा को पुकारने लगता है और उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। लीसा अभी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वेड की तेज आवाज को सुन लेती है, लेकिन रात का घना अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वेड उसे किस डायरेक्शन से बुला रहा है। अब वेड और लीसा दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर उस घने अंधेरे में ही एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने और भटकने के बावजूद भी वो दोनों अंधेरे की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। अंत में थक हार कर वो दोनों अलग अलग ही एक जगह पर बैठ जाते हैं और उसी सूखी जमीन पर सोकर अपनी ये भयानक रात बिताते हैं। अगली सुबह जब लीसा सोकर उठती है तो उसकी हालत कल से भी काफी ज्यादा खराब और दयनीय होती है, क्योंकि उसने लगातार 3 दिनों से ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। वो मजबूरी में उन्हीं घासों को चबाने लगती है। इसके बाद हम वीड को देखते हैं, जो सुबह उठने के बाद काफी देर तक चलने की कोशिश करने के बाद आखिरकार एक कच्ची सड़क पर आ जाता है और उसकी किस्मत इस बार उसका साथ देती है। जल्द ही उसे अपनी वो कार भी मिल जाती है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। कार देखकर वेड की आंखों में एक चमक आ जाती है। कार मिलने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि कार के अंदर ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही कुछ खाने का सामान बचा था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वेड ने पहले दिन कार से जाते समय जल्दबाजी में कार की अंदर की लाइट का बल्ब जलते हुए ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कार की पूरी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और अब ये कार किसी भी हालत में स्टार्ट भी नहीं होगी। यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता ना देखकर वेड एकदम टूट जाता है, लेकिन उसे लीसा की जान बचानी थी, इसलिए वेड अपनी कार का बोनट खोलता है और वाइपर फ्लूइड पीने का डिसाइड करता है। वो सोचता है कि इस फ्लूइड को पीकर वो अपने यूराइन को कलेक्ट कर सकेगा और उसे लीसा को दे सकेगा, ताकि कम से कम लीसा प्यास से ना मरे और जिंदा बची रहे। फ्लूइड पीने के बाद वो तुरंत एक खाली बोतल लेकर लीसा को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ता है। अब देखते ही देखते एक बार फिर से शाम ढलने लगती है और रात हो जाती है, लेकिन वेड को लीसा कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद हम वेड को देखते हैं, जिसको वो जहरीला वाइपर फ्लूइड पीने की वजह से पेट में बहुत भयानक दर्द होना शुरू हो जाता है और वेड दर्द से तड़पते हुए वहीं पर रेत पर आग जलाकर लेट जाता है। अगली सुबह लीसा उस डेजर्ट की सूखी घासों और
झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन लगातार 4 दिनों से पानी ना पीने और भयंकर गर्मी की वजह से लीसा को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। उसका सिर घूमने लगता है और वो पूरी तरह से टूटकर एक जगह पर रेत पर लेट जाती है। लीसा को लगने लगता है कि अब उसकी मौत तय है और अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता कि तभी अचानक उसकी नजर रेत पर बनी हुई एक लाइन पर पड़ती है। ये वही लाइन थी जो वेड के द्वारा उसे ढूंढने के लिए खींची गई थी। उस लाइन को देखकर लीसा के अंदर जीने की एक आखिरी उम्मीद जाग उठती है। वो अपनी बची खुची सारी हिम्मत इकट्ठा करके किसी तरह बहुत मुश्किल से घिसटते हुए उस लाइन को फॉलो करने लगती है। काफी देर तक कड़ी कोशिश करने और दर्द सहने के बाद आखिरकार लीसा उस लाइन के सहारे वेड तक पहुंच ही जाती है। लेकिन वेड की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब और नाजुक थी। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था क्योंकि वाइपर फ्लूइड ने उसके अंदर के अंगों को खराब कर दिया था। वेड की ये दर्दनाक हालत देखकर लीसा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बहुत दुखी होती है। वो अपने उस फैसले पर बुरी तरह से पछताने लगती है कि उसे वेड से जिद करके इस नई और अनजान जगह पर जाने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए था। अगर वो जिद ना करती तो आज वो दोनों सुरक्षित होते। कुछ ही समय के बाद जहर और इन्फेक्शन पूरी तरह फैलने की वजह से वेड की दर्दनाक मौत हो जाती है। वेड को अपने सामने दम तोड़ते देखकर लीसा बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और पूरा एक दिन तक वेड की डेड बॉडी के पास ही बैठकर शोक मनाती है। अगले दिन लीसा अपने अंदर वेड के लिए जीने की हिम्मत लाती है और किसी तरह बहुत ही मुश्किल से अपने कमजोर शरीर को लेकर आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद फाइनली वो उस कच्ची सड़क और कार तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब लीसा की आंखें खुलती हैं तो उसे धुंधला सा दिखाई देता है कि वेड उसके सामने खड़ा है और उसे पानी पिला रहा है। लेकिन ये सब लीसा की आंखों का और दिमाग का एक भ्रम था। जब उसकी नजर साफ होती है तो वो देखती है कि वो वेड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक रेंजर थी जो असल में आसमान से वेड के द्वारा पत्थरों से लिखे गए उस बड़े से SOS के निशान को देखकर वहां उनकी मदद के लिए आई थी। अब फाइनली लीसा को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस तरह से वीडी अपनी जान की कुर्बानी देकर लीसा की जान बचा लेता है और ये एक सच्ची घटना है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।